पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक तो नवाज शरीफ के हवाले से ख़त सामने आया डॉक्टर फयाज शौल का 28 जनवरी का, टू होम इट मे कंसर्न, और उसके बाद लंदन से हमारे रिपोर्टर फरीद कुरैशी एक वीडियो उन्होंने भेजी जिसमें नवाज शरीफ साहब एक फैक्ट्री का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये वीडियो जब बनी तो नवाज शरीफ साहब की बज़ाहिर सेहत तो बहुत अच्छी नज़र आती है और बिज़नेस डील करने गए हैं, दोस्त की फैक्ट्री देखने गए, वो क्या मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे। इंतहाई अहम वीडियो, और इसी हवाले से हुसैन नवाज साहब, उनका शरीफ ख़ानदान का रिएक्शन भी सामने आया है, सवालात उठा रहे हैं। और इस वीडियो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारी सीनियर क़यादत में ये परेशानी भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब बैठे हुए कौन ये शख्स था जिसने वीडियो बनाई और वो ARY तक पहुंच गई वीडियो। इस पे तरह तरह के सवालात भी हो रहे हैं, इंटरनल डिस्कशंस भी हो रही हैं, वो क्या है इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, कल हमने एक इशू उठाया था कि FIA में ख़ास तौर पे उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र के अहकामात निकाले गए जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग केस, उसकी तहकीकात कर रहे थे। एक और साहब तो जहांगीर तरीन साहब के FIRs और उस केस की तहकीकात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनकी भी ट्रांसफ़र कर दी गई। दीगर लोग जो शुगर इंक्वायरी कमीशन और शुगर में जो सट्टेबाजी थी उसके IO से उन्हें भी तब्दील कर दिया गया था। आज वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से बात भी की और हमारी इत्तलात ये है कि वज़ीर आज़म ने इन पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स को रुकवा दिया है। अब नोटिफिकेशन जारी होता है, नहीं होता, कब आता है सामने, वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इत्तलात हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से कन्वे किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कुछ अहकामात दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने भी इसका हवाला दिया। लाहौर के FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने भी DG FIA को इस हवाले से ख़त लिखा। इस इशू पे भी बात करेंगे कि क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई डाली जा रही थी कि शहबाज शरीफ को और दीगर लोग जिनकी ये तहकीकात हो रही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही को तब्दील कर दिया जाए। और जितने वकला हैं वो जानते हैं कि IO जो है एक अहम गवाह होता है जो अदालत तक सारे मामले को लेके जाता है तफ्तीश को, और अगर आप IO ही तब्दील कर दें तो प्रोसिक्यूशन का वकील अदालतों में काफ़ी हद तक प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये कौन कर रहा था? और फिर नैब कवानीन में तरामीम की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पे एहतसाब का नारा, ये तरामीम जो हुई उससे क्या एक अनरिटन NRO दे दिया गया और वज़ीर आज़म की आंखों में धूल झोंका गया। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे बैठे लोग, उन्होंने ये कार्रवाई डाली और वज़ीर आज़म को कहा गया जी ये तो हम बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं, बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आज बिजनेसमैन के साथ वज़ीर आज़म की एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। और जो इतलात आई, वज़ीर आज़म ने इन सनतकारों को, ताजरों को कहा कि जितने मुनाफे इन्होंने कमाए, 900 अरब से ज़ायद मुनाफे कमाए हैं, उसमें अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें भी बाकायदा तौर पर बढ़ाएँ। साथ साथ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जो उन्होंने बात की वो सामने आया कि उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का माशी तरक्की के लिए हर सतह पे साथ देंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ये वो चीज़ है नाजरीन जो कि पेज का कहा जाता था, अब तक बरकरार है। एक दफ़ा फिर रीट्रेट किया DG ISPR ने साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी अफवाहें आ रही थी डील की या ढील की, उसको रद्द किया था। वज़ीर दाखिला ने भी आज उसको रद्द किया। तो जो ख्वाहिशात के बुत बना रहे थे और उसमें ख़ास तौर पे नून लीग की क़यादत क्या क्या दावे कर रही थी कि जी दिसंबर में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जनवरी में आ रहे हैं, मैं फरवरी में जाऊंगा, नवाज शरीफ साहब को लेके आऊँगा। तो फिर ये 28 जनवरी का ख़त तो कह रहा है कि जनाब मैं तो आने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या मामला है, किस तरह से ये कहानियाँ बनाई जाती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं, साथ साथ नैब में भी रहे हैं, साबिक डायरेक्टर हैं नैब के। कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक DG नैब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अज़हर सिद्दीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लंदन से, जहां हमारे रिपोर्टर फरीद कुरैशी ये वीडियो सामने लेके आए जिसमें नवाज शरीफ साहब एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। और आज हुसैन नवाज साहब, उन्होंने इस वीडियो पे, जब ये ARY न्यूज़ पे एक्सक्लूसिवली वीडियो सामने आई चली, तो जियो न्यूज़ में शाहज़ेब खानज़ादा से बात करते हुए उन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ दिया, आइए देखते हैं।
ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है, और वो जो ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए, इससे ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। और मजीद ये कि मैंने ही जो है ना मियाँ साहब को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ इस जगह पे, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, उनको जो है अपना थोड़ी सी तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली मिले। रोजाना जो है ना अपना एक ही जगह पे रहना उनके लिए नहीं मुनासिब। अब इसमें ऐसी क्या अचंभे की बात है का जो है ना अपना पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? क्या आज तक जो है ये इस बात में किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उनको उनका प्लेटलेट क्यों गिरे थे? क्या आज तक जो है ना अपना इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई है कि जो है ना ये सब्सटेंस इंड्यूस तो नहीं थी जो है ना अपना जो उनके प्लेटलेट्स गिरे थे? मियाँ साहब जो है उनके प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रोफेशनल असेसमेंट और फैमिली जिनका की असेसमेंट जरूरी है। इन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ रब्ता किया है। अगर उस वक्त रब्ता नहीं किया तो अब रब्ता करने का क्या फायदा? और अगर आप करें तो डॉक्टर आप करें तो मेरी तरफ से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है हमें जो है ना कोई परवाह नहीं है। और जिस वक्त रब्ता करना था चाहिए था उस वक्त रब्ता किया नहीं, अब तक जो है ना अपना रब्ता किया नहीं, जो है ना अब रब्ता कर लेने का भी क्या फायदा है? जी नाज़रीन, आपने ये मौक़िफ़ भी सुना और काफ़ी गुस्से में भी सुनाई दे रहे थे हुसैन नवाज साहब बात करते हुए इस हवाले से। फरीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें लंदन से ज्वाइन करने के लिए। एक तो आपने ये वीडियो ला के काफ़ी सारे भांडे फोड़ दिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। काफ़ी भी पहले भी खैर वो हमें फुटेजेस में नज़र आता रहा है, कभी पोलो देख रहे हैं, कभी किसी और फंक्शन में, कभी कहीं चहलकदमी कर रहे हैं। ये वाली जो वीडियो है ये कितना अरसा पुरानी है, और हुसैन नवाज साहब जो बातें कह रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि रात को जब ये वीडियो हमने एयरवाइज न्यूज़ पे चलाई तो उस वक्त मैंने हुसैन नवाज का मौक़िफ़ लिया था। उन्होंने उस वक्त ये कहा कि मियाँ साहब अपने दोस्त की दावत पर लंच के लिए गए थे, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वीडियो पुरानी है। हम जिन सोर्सेज से ये हमें मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक ये वीडियो 4 या 5 माह नहीं बल्कि 2.5 माह पुरानी है, और नवंबर में मियाँ साहब ने ये विजिट किया था नेल्सन का। नेल्सन लंदन से 255 मील दूर है, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर यहाँ से बनता है, और उसमें अगर गाड़ी पे आप जाएं तो तकरीबन 5 घंटों की ड्राइव है ये एक तरफ से जाने में, तो काफ़ी दूर है ये जगह। और अगर सेहत की बात करें तो हमने चूंकि रिपोर्टिंग की है इस सारे मामले के दौरान, जब नवाज शरीफ लंदन तशरीफ लाए तो उनकी सेहत कमज़ोर नज़र आते थे वो, और बाकायदा हॉस्पिटल का विजिट होता था रेगुलर। लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से अगर कहें तो हमने उन्हें अस्पताल जाते हुए नहीं देखा, और बज़ाहिर वो सेहतमंद नज़र आते हैं। अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो तो अगर कुछ अलग कहानी सुना रही है तो अलग मामला है, लेकिन बज़ाहिर नवाज शरीफ जो है वो सेहतमंद नज़र आते हैं। और यहाँ से अगर वो 4-5 घंटों की ड्राइव के साथ नेल्सन में गए हैं, एक फैक्ट्री का दौरा किया है, वहाँ पे उन्होंने फुटेज में देखा जा सकता है कि मशीनरी का मुआयना कर रहे हैं, और फिर वो वहाँ पे बैठे हैं और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है उस फैक्ट्री के हवाले से। तो ये काफ़ी तवील उनका विजिट था जो इस फैक्ट्री का था, और उसकी बाकी तफसीलात जो हैं वो फुटेज के अंदर आपको आप देख सकते हैं, और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। लेकिन ये जो 4-5 माह की पुरानी बात की जा रही है, ये सोर्सेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरीद कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा 4-5 घंटे जाने का टाइम, 4-5 घंटे आने का टाइम, तकरीबन 9 घंटे, और यहाँ से लंदन से इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाइट की ड्यूरेशन कितनी होती है? लंदन से इस्लामाबाद 7 घंटों की फ्लाइट है जिसमें आप पहुंच सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा अगर रिपोर्ट की भी बात करें तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो अस्पताल जो है बरतानिया में उनमें इलाज शायद नहीं हो रहा, तो ऐसी बात भी अच्छा, नहीं है। मुझे ये बताएं, नून लीग की किसी क़यादत ने आपसे राब्ता किया इस वीडियो के हवाले से? उनके कंसर्न्स क्या थे? क्या उन्हें इस बात पे तशवीश हुई कि नवाज शरीफ के इतने क्लोज इनर सर्कल में कोई शख्स वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा है? क्या कंसर्न्स आपको कन्वे किए कोई? जी बिल्कुल, नून लीग के अंदर इस हवाले से काफी तशवीश है, और बहुत सारे लोगों के साथ इदारे के अंदर राब्ता किया गया है, या न्यूज के अंदर भी, और उनसे पूछा गया है कि ये कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वीडियो कहीं नहीं मुहैया की गई या कुछ ऐसी बात तो नहीं है। तो ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये इस तरह की कोई बात नहीं है। इन्हें अपनी इर्द-गिर्द ही देखना चाहिए अगर इन्हें कुछ लगता है कि कोई इनके अंदर से फुटेज दे रहा है, लेकिन जिस तरफ इशारा किया जा रहा है उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में, वैसी कोई बात नहीं। तो आपसे ये भी सवाल किया गया कि
जो इनर सर्कल है नवाज शरीफ साहब का, किसने उसमें से ये फुटेज आपको दी? आपसे वो सोर्स जानना चाह रहे थे कि इतना कौन करीबी शख्स है जो वीडियो बना के आपसे शेयर कर रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से रब्ता किया गया, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि दीगर जो हमारे चैनल के लोग हैं बहुत सारे, उनके साथ भी रब्ता किया गया और ये बात पूछने की कोशिश की गई कि कौन है वो बंदा जिसने इतनी प्राइवेट वीडियो जो है वो लीक की है, जो बिल्कुल मतलब एक बंद कमरे के अंदर की वीडियो है जहाँ तक किसी की एक्सेस नहीं हो सकती। तो इस हवाले से रब्ता किया गया है, बहुत सारे लोगों के साथ चैनल के अंदर भी किया गया है। अच्छा वलीद, मुझे फरीद कुरैशी ये बताइएगा कि वलीद यासीन जो हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले हिल्स प्रीमियर पॉलीमर्स, इनके डायरेक्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं, प्लास्टिक्स इंडस्ट्रियलिस्ट स्किल्ड इन पॉलीमाइड्स एंड प्लास्टिक कंपाउंडिंग। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैक्ट्री ख़रीदने के लिए गए, देखने के लिए गए, कोई इजहार किया? और बाकी बिजनेसेस क्या हैं, आपने कुछ चेक किया वलीद यासीन का शरीफ ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये जो ज़राए के मुताबिक जो फैक्ट्री है ये वलीद यासीन के वालिद यासीन जो है मोहम्मद यासीन, उन्होंने खरीदी थी और उसके डायरेक्टर वलीद यासीन है जो कि इस वीडियो फुटेज के अंदर ब्रीफिंग देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सोर्सेज के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इसहाक डार उनके साथ हैं इस मीटिंग के अंदर, उनके बेटे भी दोनों साथ हैं और वो इस तरह की फैक्ट्री शायद जद्दा में लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस फैक्ट्री का विजिट किया और उस बारे में सारी मालूमात ली गई। फैक्ट्री की जो मशीनें हैं उनका मुआयना किया गया और प्रेजेंटेशन उन्हें पेश की गई जिसमें सारी तफसीलात जो है वो सवालात भी पूछ रहे हैं, वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। तो ये सारी तफसीलात तो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। फैक्ट्री जो है वो लंदन से काफ़ी दूर है, 5 घंटों की मुसाफत पे है तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। फरीद कुरैशी साहब, ये जो फैक्ट्री है, आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब इस फैक्ट्री में जा रहे हैं 4-5 घंटे ट्रैवल करने। पाकिस्तान से जब वो गए थे तो प्लेटलेट्स का इशू था। लंदन में उन्होंने कोई इलाज करवाया है जिसमें कोई प्लेटलेट्स के हवाले से रिपोर्ट हो? क्योंकि डॉक्टर फयाज शॉल की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहीं प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं है। हुसैन नवाज साहब भी प्लेटलेट्स के हवाले से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में क्यों गिरे, वहाँ तो प्लेटलेट्स उनके बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो प्लेटलेट्स के हवाले से कोई टेस्ट करवाया था इन्होंने और कोई रिपोर्ट आई? किंग्स कॉलेज या किसी और जगह गए, किसी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में? देखिए, जब नवाज शरीफ यहाँ पे लंदन आए थे तो उस वक्त उनके मुतअद्दिद टेस्ट किए गए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर किए गए, लेकिन प्लेटलेट्स के बारे में डॉक्टर अदनान ने उसके बाद हमें कभी ब्रीफ नहीं किया डिटेल में कि कितने प्लेटलेट्स हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हुई। तो हम उनके टेस्ट मुतअद्दिद किए गए, सर्जरी अभी तक उनकी कोई इस तरह से नहीं हुई। डॉक्टर अदनान ने बताया कि उनके दिमाग को जो खून मुंतकिल करने वाली शरीयान है वो 80% बंद हो चुकी है, तो हम उसका भी अभी तक ऑपरेशन कोई नहीं हुआ। और इनकी तरफ से ये कहा गया कि कोविड की वजह से शायद ऑपरेशन में ताखीर हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें खत में ये भी लिखा गया कि जो अस्पताल है उससे ज़्यादा दूर ना जाएं, एयरपोर्ट के करीब ना जाएं, नवाज शरीफ साहब कुछ इस तरह की चीज़ें, और ट्रैवलिंग को तो हर सूरत में अवॉइड करें। गिविंग करंट कोविड क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ही शुड बाय ऑल मींस अवॉइड ट्रैवलिंग और विजिटिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट्स। तो आप जो बता रहे हैं कि इतना लंबा सफ़र ये बाय रोड ट्रैवल करके गए थे या बाय एयर गए थे या कोई और बाय ट्रेन गए थे, कुछ है इतलात? नहीं, यहाँ से बाई एयर मैनचेस्टर जाना तो लोग अमूमन नहीं करते क्योंकि वो फिर एयरपोर्ट के तक जाना, वहाँ से निकलना वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो ये बाई कार ही गए हैं, 5 घंटों की ड्राइव है यहाँ से। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये एक तरफ की जो ड्राइव है 5 घंटों की है। बिल्कुल ठीक है। फरीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें लंदन से ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारा पैनल साथ मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ख़त आया है डॉक्टर फयाज शॉल का 28 जनवरी 2022, इसमें तो नवाज शरीफ साहब को एडवाइस किया गया है आप ट्रैवल ही ना करें एंड अवॉइड ट्रैवलिंग, बाय ऑल मीन्स अवॉइड ट्रैवलिंग। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस फुटेज में नज़र आ रहे हैं कि जनाब ट्रैवल भी कर रहे हैं। फरीद कह रहे हैं 2-2.5 माह पुरानी है, हुसैन नवाज कह रहे हैं 4-5 माह। चलें 4-5 माह पुरानी भी अगर ले लें तो ट्रैवल तो वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं और ये खतूत पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसके गारंटर थे और आज वो अटॉर्नी जनरल को भी चार्जशीट कर रहे हैं कि जनाब आप अदालतों पर असरअंदाज हो रहे हैं, जबकि अपनी गारंटी जो है उसका जिक्र कर रहे हैं। ये क्या मामलात हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? बहुत शुक्रिया अरशद भाई, क्रेडिट टू यू। आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमेशा नंबर ले जाती है और ये आपको अगर याद होगा, आप तो बड़े अरसे से शो डाल रहे हैं। आप तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि रिपोर्टें बेसिकली तो ये ओपिनियन है। पहले इनके पास था डॉक्टर रमेश लॉरेंस जो बेसिकली श्रीलंकन था और उसके बारे में आपको पता है HMS के अंदर बाकायदा शिकायत जा चुकी है कि ये ओपिनियन भी गलत दे रहे हैं, वैसे सारी चीज़ें वो ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। और वही ओपिनियन यानी जिस तरह का आज डॉक्टर फयाज शॉल ने दिया है, डॉक्टर फयाज शॉल जो बेसिकली इनका ताल्लुक कश्मीर से या श्रीनगर से ताल्लुक है और 2015 के अंदर
बाकायदा ये एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना था, तो उन्होंने उसके और कश्मीर टाइम के अंदर ये जिक्र है कि नवाज शरीफ इज हिज पर्सनल फ्रेंड, ये रिकॉर्ड पे है। मुझे कहेंगे तो मैं आपको, बल्कि मैंने वो न्यूज आपको शेयर भी की हुई है। तो समझने वाली जो बात है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये ओपिनियन है, इस ओपिनियन का रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने भी लंदन में, हमारे बहुत दोस्त है फरीद कुरैशी साहब से भी राब्ता रहता है, इन्होंने आज तक वहां कोई टेस्ट नहीं कराया। ये जो कह रहे हैं ना टेस्ट करने के हवाले से, वो टेस्ट अगर कोई करवाया होता तो लाहौर हाई कोर्ट की फाइल मैंने खुद इंस्पेक्ट की है, उसके अंदर मां सिवाय ये ओपिनियन जो आपको पता है ना, हम भी एफएससी वगैरह में जब पढ़ते थे तो हमने छुट्टी करनी होती थी, डॉक्टर को 200 रुपया देते थे, एक सर्टिफिकेट बना के देता था और हम अय्याशियां करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जिन दोनों नवाज शरीफ का मेडिकल ग्राउंड पे ये केस चल रहा था, तो मेरे भी एक क्लाइंट थे जो लैब में आम कॉन्ट्रैक्टर सा था, गरीब सा एक आदमी था, 30% उसका हार्ट काम कर रहा था। 6 महीने मुझे लगे उसकी बेल करवाने में। मेडिकल बोर्ड बैठे, मेडिकल बोर्ड ने बारहा इस बात को देखा, फिर बताया, फिर जाकर ये इनको बाकायदा इजाजत मिली। कसूर यहां जो है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 19 नवंबर 2019 को इनको 4 हफ्ते की जमानत मिली और वो उसमें छोड़ डालते रहे कि ये बॉन्ड की जगह बजाय शोटी की जगह आता, इन्होंने अंडरटेकिंग दी। उस ऑर्डर को आज तक वफाकी हुकूमत ने या किसी ने चैलेंज नहीं किया। फिर उसी ऑर्डर में यह लिखा था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020 में लगेगा। तो क्या लाहौर हाईकोर्ट को यह लगानी नहीं चाहिए थी? लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को यह फिक्स नहीं करनी चाहिए थी कि उनके अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है? यानी ये अगर इस तरह के केसेस हम तो कम देखते हैं जो पेंडिंग रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने क्या किया? वफाकी हुकूमत की तरफ से भी अटॉर्नी जनरल ने अगर हिम्मत करके लेटर लिखा, मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड ने आकर यह साबित कर दिया कि वो ओपिनियन है, रिपोर्टें नहीं। वो रिपोर्टें अगर मांगी गई, कमाल की बात सुने, वो रिपोर्टें मांगेंगी शहबाज शरीफ से उसकी पर्सनल कैपेसिटी में, और शहबाज शरीफ उसकी कैपेसिटी को मिसयूज कैसे कर रहा है। वो अपोजिशन लीडर के तौर पर अपने पर्सनल सेक्रेटरी से खत लगाता है और कहता है वो तौहीन अदालत तो शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ओपिनियन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। आज बिल्कुल ठीक है। मैं एक और चीज आपसे जानूं, जो डॉक्टर फयाज शॉल साहब का जो खत है, टू हुम इट मे कंसर्न, उनका जो एड्रेस आ रहा है वो यूएस का लिखा हुआ आ रहा है, जिसको एड्रेस किया गया है रेफरेंस 118 पार्क लेन लंदन। तो वो जो खत है ये भेजा गया है अमेरिका से, और पेशेंट जो है लंदन में कोई डॉक्टर नहीं था जो इनके हवाले से प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे देता, बाकी मेडिकल ओपिनियन दे सकता। इसकी क्या वैल्यू होगी? अच्छा देखिए, मेरी वहां लंदन में बहुत से लॉयर्स के साथ, बैरिस्टर्स के बाद बात हुई है, उनमें से एक भी नहीं कहा कि ये बुनियादी तौर पर ये जो उनका कहना है कि ये खत इन्होंने इस्तेमाल करना था, जो इनका फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के पास इनकी आजकल के अंदर हेयरिंग या तो शेड्यूल हो गई है या होने वाली है, और वो वहां पर ये इसको रद्द कर दिया गया। उनका ये कहना है जो अपने तौर पर कि ये जो है ना फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के सामने ये बेस नहीं करता, चूंकि एचएमएस में अगर रजिस्टर्ड होना है, और ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि उन तक चीजें शेयर की गई, उन्होंने पर्सनल तो मुआयना ही नहीं किया। आप एक डॉक्यूमेंट सुनी सुनाई बातों के ऊपर एक चीजें चली जाए, कोई जिक्र तक नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आई उनके पास, क्या उनकी कोई एंजियोग्राफी के हवाले से है, क्या उनके कोई डिफरेंट टेस्ट हुए हैं, वो कोई चीज नहीं है। असूली तौर पर देखा जाए इवेसिव का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान का एक पॉपुलेशन, अगर यूथ बल्ज आप देखें, बहुत सारी तादाद हमारे नौजवानों की है जो उम्र के उस हिस्से में जो ये सारी चीजें देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। एक मुल्क का साबिक वजीर आजम, 3 दफा मुंतखब वजीर आजम, अदालतें उसे सजा देती हैं। 1947 के बाद पहला केस है पाकिस्तान की तारीख में जिससे एक सजा याफ्ता मुजरिम को अदालती जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजा गया, और अब पूरी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान बार बार बयानात तो दे रहे हैं कि जी उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप समझते हैं कि ये सारा कुछ उसी तरह की एक डील के तहत हुआ था जो सन 2000 में हुई थी, या कि जेन्युइनली ये मामला जब आप हाइंडसाइट में देखते हैं कि नहीं वाकई उस तबीयत वगैरह नासाज थी नवाज शरीफ साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आशिफ साहब। पहले तो मैं आपको कमेंट करना चाह रहा हूँ, आपकी टीम को, आपके पूरे प्रोग्राम को, कि आप एक्चुअली पाकिस्तान की ख़ासकर मैं कहता हूँ यंग जनरेशन जो है उनके लिए यू आर अ सोर्स, और हम सब के लिए यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि कैसे ये एहतसाब में आपने के लिए अपने करप्ट अशराफिया, ये करप्ट माफिया जो हैं, इनके ख़िलाफ़ ये जो आवाज़ उठाई है, जो आप कर रहे हैं, और हम सब आपके साथ हैं। आई वांट टू कमेंड यू फॉर दैट।
आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिसमें मैं कहूँ कि हाउ कैन द कोर्ट्स, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो कैसे एक मुजरिम को, एक कन्विक्टेड पर्सन को वो इजाज़त दे देते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने के। और जिस तरह ये नवाज शरीफ गए, वैसे तो अभी सब कुछ गवर्नमेंट भी मान रही है कि हाँ जी वो जो मेडिकल टेस्ट थे उनमें भी कोई गड़बड़ की गई थी, शायद उनमें भी कोई फ्रॉड कमिट किया गया था और दे आर आस्किंग थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो कर नहीं रहे। बोर्ड तो इन्होंने बैठाया है, लेकिन उसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट में इनको जाना चाहिए था, वो गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं गई है, इन्होंने भी सुस्ती दिखाई है। देखें उस वक्त तो ये माहौल क्रिएट हो गया था कि जिस तरह के पता नहीं, अल्लाह ना करे कि नवाज शरीफ साहब को क्या होने वाला है अगले 48 घंटे में। मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि आप गारंटी करें कि ये 2 दिन बाद या कल जो है ये जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो मैं देखता हूं कि एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, एक ऐसी हाइप क्रिएट की गई थी, मीडिया में भी जो प्रो नवाज शरीफ फोर्सेस थी उन्होंने भी वो हाइप क्रिएट किया गया। मैं मानता हूं कि डॉक्टर फैसल भी आए वो अपना स्टेटमेंट के सपोर्ट में देने के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी उनकी फेवर में अपना सपोर्ट में बात की कि हाँ जी वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वो बाहर गए हैं ये लग रहा था कि कोई दाल में कुछ काला है, समथिंग इज नॉट राइट। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है एंड में वो भी उनकी कैबिनेट में उनके कुछ वज़रा जो हैं उन्होंने भी कहा जी जाने दें, आप अपने सर पे क्यों ये लेते हैं। लेकिन समथिंग डिड नॉट अपील नॉर्मल एट दैट टाइम। अब ये वक्त गुजरेगा तो पता लगेगा कि वो किसी डील के तहत गए थे, ये सब एक सेटअप था, ये सब एक हमको दिखाने का आवाम को कि वाकई जी ही वॉज नॉट जेन्युइनली ही वॉज नॉट वेल और उनका जाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ठीक है। मैं कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब से भी, साबिक डीजी नैब रहे हैं, बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट भी किए होंगे। मैं आपको कर्नल साहब एक आज मुल्क के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने फरमाया, बल्कि सुन लेते हैं। शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जाली रिपोर्ट्स के ऊपर बाहर गए। क्या कहा रशीद साहब ने, आइए सुनते हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3-3 साल हो गए। जी कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब, आपने सुना मुल्क के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहे हैं कि जाली रिपोर्ट्स पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए। बतौर साबिक डीजी नैब, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी, क्या आप समझते हैं कि अगर मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि जाली रिपोर्ट्स पे कोई शख्स बाहर गया है तो जाली रिपोर्ट्स बनाना ये खुद कानून के तहत एक जुर्म है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, सीधी बात है और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बहुत पहले ये बात की थी और शायद आपके प्रोग्राम में भी एक आदमी मैंने ये बात की हुई है कि ये जिस वक्त यहां से गए थे और ये साबित हुआ था कि प्लेटलेट वाली बात ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली पहली बात तो नैब को इनिशिएट कर देना चाहिए था कि जी ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। और क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टी थी तो गवर्नमेंट को ये रेफरेंस नैब को भेजना चाहिए था कि ये आप करें इन्वेस्टिगेशन कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, जिसकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट को ये रिलैक्सेशन देनी पड़ी कि वो बाहर गए। लेकिन 3 साल हो गए, कोई बोला ही नहीं है, किसी ने ये कहा ही नहीं कि भाई कोई ये काम किस तरह का किया जाता, कि उन लोगों को ढूंढा जाता, ये कौन ऐसे अफराद थे जो मिले हुए थे या किनकी एमा पे ये बात की गई, या कोई ये जैसे अभी ब्रिगेडियर फारूक साहब ने कहा कि वक्त आएगा तो पता चलेगा कि हो सकता है कि ये भी एक प्लान था, उसी तरह की मूव थी जैसे 2000 में दी गई थी कि ठीक है इस तरह से इनको बाहर निकाल दिया जाए फिलहाल ताकि कोई ट्रबल ना किसी किस्म की हो। तो ये चीजें किसी ने नहीं की। आज 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि नैब को, क्योंकि ये नैब के एक्यूज से, इनको नैब को चाहिए था कि फौरन ही ये इनिशिएट करते कि ये चेक किया जाए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, अब इसी हवाले से
आपसे, बल्कि मुझे अगर इजाज़त दें, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, FIA में जो तब्दीलियाँ करने की कोशिश हुई उस हवाले से लाहौर में डायरेक्टर FIA उनका ख़त भी सामने आया है। हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने ये तकर्रियाँ बाकायदा ट्रांसफ़र रुकवा दी हैं। कि क्या मामला था, कौन ये कोशिश कर रहा था, और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के जो उनकी अपील्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी। IO की ट्रांसफ़र कितना अहम मामला होता है, प्रोसिक्यूशन के लिए कितने अहम ये गवाहान होते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो दावे किए जा रहे थे वो क्या दावे थे, जनवरी फरवरी इनकलाब की, इस हवाले से हुकूमत क्या कहती है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से सवाल हुआ कि साहब ये जो हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट FIA के ऑफिसर्स कर रहे थे उनका तबादला किसने किया, क्या क्या उन्होंने, आइए देखते हैं। मैंने आज अखबार की लीड स्टोरियां पढ़ी हैं कि FIA के तबादले हुए हैं, तो खैर जाहिर है DG FIA ने किए होंगे। वो कौन है और कौन से वज़रा उनको रोकना चाहते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। रोक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सकता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारे जो हैं उनके इंचार्ज जो हैं बाख्तियार है। अगर कोई तबादले हुए हैं या आगे होने जा रहे हैं तो ये DG FIA की सवाबदीद है। जी नाज़रीन, ये DG FIA की सवाबदीद है, क्योंकि कल जब वज़ीर दाखिला से पूछा गया उनके इल्म में नहीं था। मुशीर दाखिला और एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी से पूछा गया, उनके इल्म में ये नहीं था। तो DG FIA ने क्या अपनी सवाबदीद पे 2 अहम IOs बल्कि दीगर और भी उनको तब्दील कर दिया। और आप अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन ये दस्तावेज़ात देख रहे हैं कि एक साहब जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात कर रहे थे, उसके IO हैं। दूसरे शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज के। अब इनको ट्रांसफ़र जब किया गया है तो आज लाहौर के FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने DG FIA को ख़त करके रिक्वेस्ट की है कि इनकी ट्रांसफ़र्स कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात कर रहे हैं। और रोटेशन पॉलिसी जो है उसमें भी ये नहीं आते, क्योंकि इन्होंने अभी सिर्फ 4 साल और 9 माह अपनी ड्यूटी की और 10 साल का जो थ्रेशोल्ड तय किया गया था उस रोटेशन पॉलिसी में उससे भी कम है। हमारी इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आज़म ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि ये ट्रांसफ़र्स रोक दी जाएँ। अज़हर सिद्दीक साहब, बतौर वकील मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, कि अक्सर आप वकला अगर किसी केस में रिलीफ चाह रहे हो तो सबसे पहले कहते हैं कि जी IO को तब्दील कर दें, और IO अगर तब्दील हो जाए और नया IO आए तो क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस काउंसिल के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से लिया, क्या ये आपने खुद प्रोक्योर किया। उसका जवाब नए वाले का तो होगा जी मुझे तो इल्म नहीं है या मैंने नहीं किया। तो ये हेल्पफुल होता है IO को तब्दील करवाना। देखें, जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस वक्त IO को अगर आपके फेवर में चल रही होती है, दूसरी पार्टी चाहती है वो तब्दील कर दिया जाए। अगर किसी दूसरी पार्टी की फेवर में चल रहा होता है या मुलजिम पार्टी की फेवर में चल रहा है तो वो तब्दीली की कोशिशें करते हैं। लेकिन जब ये केस जब चला जाता है, ट्रायल के अंदर जब चालान जमा हो जाता है तो वो IO की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनल होती है। तावक्त है कि आप उसकी कुछ दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर ना दे दें या कुछ IO को बतौर गवाह भी बुलाया जाता है, उससे सवाल जवाब होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जानना चाहूंगा ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कि IO की तब्दीली किसके हक में था। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, उनके केसेस जो हैं अब अपीलें वो चल नहीं सकती जब तक वो इश्तिहारी मफरूर मुजरिम वापस नहीं आते। यहां बड़ी बारीक कार्रवाई डाली गई कि जी इनको सिंध ट्रांसफर कर दें, और IO की गवाही केसेस में चाहिए होती है। तो क्या ये जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ को बादियो नजर में प्राइम ऑफिसर नजर आता है कि फायदा देने की कोशिश की गई है किसी लेवल पे और वो सामने नहीं आ रहा कि किसने की है? बिल्कुल अरशद साहब, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात हुई है और ये कि ये देखें ना, इतने हाई प्रोफाइल वो केसेस कर रहे हैं। शुगर स्कैंडल हो गया, शहबाज शरीफ साहब का शुगर वाला केस, उसके बाद ये रमदान शुगर में मनी लॉन्ड्रिंग, और इन हाई प्रोफाइल केसेस में जब केसेस क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं और आप अगर IO को चेंज कर लें तो जारी बात है इसका एडवांटेज मैं समझता हूँ वो जो मुल्ज़मान हैं उनको मिलता है। और मैं तो अभी भी समझता हूँ कि ये कोई एक
इंटरनल कहीं पे साजिश हुई है, ये तुमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब शेख रशीद साहब ने तो कह दिया, हालांकि FIA उनके अंडर आता है, कि जनाब उनको पता नहीं है इस तमाम चीज़ का। और मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो IO लेवल के ऊपर वो चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। ये तो फिर कोई अंदर के लोग हैं। अब DG FIA ने अगर ये पोस्ट नहीं की है, और DG FIA भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो केसेस चल रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी उनकी है, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उनको वो खुद ब खुद चेंज कर दें जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। मेरा ख्याल है ये तो अच्छा हुआ कि कल आपके प्रोग्राम में जब ये हंगामा इस पर किया गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है उनको भी समझ आई कि भाई ये कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें पॉलिटिकल मसले पे अगर ये कहीं विद इन द गवर्नमेंट हुआ है, गवर्नमेंट साइड से, तो एक पॉलिटिकल मसलियत नज़र आती है, क्योंकि जहांगीर तनीर साहब का मामला है। और अफसोस की बात यह है कि आज तक इतने शुगर स्कैम, ये आटा, पावर प्रोड्यूसर, मेडिसिन, बड़े कमीशन बने हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं आज तक एक शख्स हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है वो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? वो क्या फ़ायदा हुआ उन तमाम कमीशन का? एक तो ये बात। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वाले केस में देखें, वो तो मैं भी पढ़ रहा था दोबारा कि अपना हंड्रेड्स ऑफ अपने विटनेसेस उसमें हैं, उसमें बड़ी मेहनत की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर ये कहीं पे एलिमेंट था कि जी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं है या फला है, केस खराब ना कर दे, तो फिर पहले वक्त इनको चाहिए था कोई GIT बना देते हैं, क्योंकि GIT का मॉडल हमारा बड़ा कामयाब रहा है, जिसने केसेस को मंतकी एग्जाम तक पहुंचाया है। और एक एग्जाम्पल है, और वो है एवनफील्ड वाला, कि जब पनामा केस में जो आपने शुरू किया था बताना 2016 में, कि जब वो GIT बनाई गई, इसको नैब को रेफर किया गया, नैब ने रेफरेंस बनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की सुपरविजन में जनाब वो जब नैब रेफरेंस चला, फिर भी 8-9 महीने लगे, लेकिन कन्विक्शन होगी, केस मंतकी एग्जाम तक उस हवाले से ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, मरीम नवाज दोनों की कन्विक्शन हुई। मैं ये यहाँ कहना आपको ये चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सर खुदा के लिए अब जो आप नए आए हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट 2 साल से कह रही है स्पीडी ट्रायल करें, डे टू डे हेयरिंग करें, और उसके बाद ये तमाम ये जो केस लटक रहे हैं, करप्ट अशराफिया तो मैं समझ तो जीत रही है, उनका तो पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि केसेस रोल बैक हो रहे हैं, केसेस चल नहीं रहे हैं, बिल्कुल रोल बैक हो रहे हैं। और क्या ये उसी कार्रवाई का हिस्सा थी? शहजाद अनवर भट्ट साहब, आप माशाल्लाह DG नैब भी रहे हैं, IOs की आपको भी बहुत सारी सिफारिशें आती होंगी, जनाब इस केस में जरा IO को हटा दें, ये थोड़ा सख्त जा रहा है या ये किसी को फेवर दे रहा है, और दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फेवर दे रहा है या बहुत ज्यादा सख्त जा रहा है। तो ये क्या तरीका वारदात होता है फेवर देने का? और अगर ये कार्रवाई डाली गई है तो ये क्या चीज शो कर रही है? जैसे ब्रिगेडियर फारूक साहब भी कह रहे हैं, ये केसेस चल रहे हैं, अशराफिया में कोई भी अंदर नहीं गया, दीगर अफसरान जो हैं जो तहकीकात कर रहे थे उसमें भी जो शुगर इंडस्ट्री में कुछ रिलेटेड लोग हुकूमत में बैठे हैं, तो क्या ये वो अनरिटन NRO होता है? और टेक्निकल जस्टिस जिसको कहते हैं कि ना अब इस तरह की कार्रवाइयां डाली जाएं, नवाज शरीफ को बाहर भेज दो, अब जब वापस आएंगे तो तब फाइनलिटी होगी, उनकी अपीलें चलेंगी, शहबाज शरीफ को रिलीफ देना है क्योंकि निज़ाम में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यार ये किसको पता लगना है? IO चेंज कर दो तो आगे जाके केसेस अदालतों में बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और इतना बड़ा NRO होगा जो कि जनरल मुशर्रफ भी नहीं दे सके, और लोग कहेंगे देखें जी अदालतों से बरी होके आए हैं। क्या आपको ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी जिस किसी ने ये करने की कोशिश की है? बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में आपने मेरा ख्याल एक चीज छोड़ दी है कि यानी कि नैब को जो क्रिपल कर दिया गया है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या नून लीग की गवर्नमेंट नहीं कर सकी, और उस गवर्नमेंट ने कर दिया जिनका नैरेटिव ही एहतसाब था, तो वो अब जो नैब जो है मेरे हिसाब से तो उसको ताला लगा के बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रह गया। तो ये जो IO की चेंज का है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। एक, अगर कोई एक शख्स घर बनाता है और उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह कर देता है, तो बाहर के आके कोई शख्स नहीं बता सकता, वो घर का बता तो सकता है कि ये जनाब ये रसीदें देख के किस पे इतनी ईंटें लगी है, इतना सीमेंट लगा है, ये हुआ है वो हुआ, लेकिन ये नहीं बता सकता किस ईंट के नीचे कितना सीमेंट लगा है। मैं दूसरी मिसाल दूंगा, RPP केस के अंदर एक IO चेंज किया गया था और आला अदालत ने उसका नोटिस लिया था और फौरन उस IO को वापस किया गया था। ये व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसी चीज है कि इसका एक कड़ी तोड़ दें, एक लिंक तोड़ दें, जब वो क्रॉस एग्जामिन IO को कर रहा होगा
तो आईओ वो पूरी कहानी जिसने खुद अपने हाथ से किया होता है काम, उसको पता होता है कौन सा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है जो कन्विक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आईओ चेंज हो गया है तो वो पूरी कहानी, वो पूरा सीमेंट ही नहीं बता सकता कि किस ईंट के नीचे क्या लगा हुआ है, तो वो सारा केस ही जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि देखिए एक इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, डीजीएफआई है, और उनको ये पता ना हो कि केस किस किस्म के हैं और कैसे चलने हैं और आईओ की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे बड़ी विटनेस है वो, और अगर अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ तो फिर तो सारा कुछ आईओ के हाथ में है और उसको आईओ को आप बदल दें। नया आईओ एक सबसे बड़ा होता यह है कि जो मुल्जिम होता है उसको टाइम गेन करना होता है। आज आप देखिए कि केसेस खुद अपनी मौत मर जाते हैं, जो डिले हो जाते हैं उसमें यह होता है कि विटनेस रिजाइल कर जाती, कुछ तबाही मौत मर जाती हैं, कुछ वैसे ही नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेक्शन नहीं है विटनेसेस की। तो डिले करना मकसद होता है। आईओ चेंज हो जाए, केस बड़ा लंबा पड़ जाएगा, नए सिरे से आईओ तारीखें लेगा कि जी मैंने केस को पढ़ना है, तैयारी करनी है, मुझे समझ आएगी, तो फिर वो अदालत में हाजिर होगा, तो उसने आगे क्रॉस एग्जामिन के लिए सामने पेश होना है। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई बात इसके पीछे थी। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाल दिया गया। मुझे तो शक है कि नैब के जो अमेंडमेंट इतनी खौफनाक आई है, उस पर भी बात करते हैं। आपने जो पॉइंट आउट किया कि जो नैब में तब्दीलियां की गई हैं, नैब ऑर्डिनेंसेस, उससे रिलीफ मिल रहे हैं, और अजहर सिद्दीक साहब से भी जानेंगे कि उनके ऐसे कोई क्लाइंट्स हैं जिनके वो केसेस प्लीड कर रहे हैं सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट की बेसिस पे कि जनाब पहले ये करप्शन थी, अब ये नैब ऑर्डिनेंस आ गया है और गुड फेथ में ये डिसीजंस हुए। वो कौन सी तब्दीलियां हैं, वजीर आजम का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या था और किसको रिलीफ दिया गया, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो ब्रीफिंग्स दी गई, जो उन्हें बताया गया कि जनाब नैब में हम जो तरामीम कर रहे हैं ये तो बिजनेसमैन को और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हम काम करने जा रहे हैं, बिजनेसमैन को इसके परव्यू से निकालें ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी इस हवाले से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और वज़ीर आज़म का जो स्टैंड था कि नैब कवानीन में कौन तब्दीली करना चाहता है, वो इन ब्रीफिंग्स के बाद बदला। वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नैब की ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन एक प्राइम मिनिस्टर जिसको खुद फिक्र नहीं है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, वो नैब, इसी नैब को वो ठीक एक ईमानदार आदमी का नैब का हेड बनाएगा। मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा देता हूं। ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है और नैब को बिजनेस कम्युनिटी को हमने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। क्या नैब ने करप्शन कम की है या बढ़ाई है? सबको पता है कि करप्शन बढ़ी है। बढ़ी क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े डाकुओं को तो ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और पकड़ते हैं छोटे चोरों को। हमारा ये कंटेंशन है कि नैब का काम सिर्फ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। नैब को बिजनेस कम्युनिटी से दूर रखने का इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के सामने रुकावटों में एक ये बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। जी नाज़रीन, आपने देखा अजहर सिद्दीक साहब, क्या वजीर आजम को गलत ब्रीफिंग्स दी गई और जो अब कानून की शक्ल है, आप जैसे अच्छे वकला जो हैं अपने क्लाइंट्स के लिए नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2 और 3 जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसका फायदा लेके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? अरशद साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। वजीर आजम साहब को असल हालात तो बताए ही नहीं गए। इसमें अल्टीमेटली जो फायदा लिया गया है वो लिया है आपकी ब्यूरोक्रेट ने और चंद खास लोगों ने। यानी मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट है वो तो फायदा ले नहीं सके। कहा यही गया, पोर्ट्रे यही किया गया कि आम बिजनेसमैन को, मुझे एक केस भी आप बता दें कि किसी एक बिजनेसमैन को इसका फायदा हुआ हो। यानी 33F के तहत भी कहा गया कि केसेस देखने हैं, आपके सामने है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, फायदा ये हो गया है कि वो जो खास पॉलिटिकल शख्सियात है, आपने रिसेंट 2 केसेस आप देख लें, यानी सेकंड या थर्ड अमेंडमेंट्स का सहारा लेकर आपके सामने साफ पानी कंपनी का केस देख लें, मीर शकील रहमान का केस देख लें, ओपन एंड शट केस है। आप हैरान रह जाएंगे कि जो चीजें सारी हम सामने देख रहे हैं, मुझे तो बड़ी कोफ्त हो रही है। बिल्कुल, और लाहौर हाई कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट की थी उसमें बड़ा वाजे लिखा था कि काफी सारे सबूत है। मीर शकील वाले केस की मैं बेल रिजेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर आप उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ें जो आप रेफर कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर रातों रात ऐसा क्या हो गया है?
रातों रात कैसा ऐसा क्या हो गया है, कोई खास कोई पता नहीं, कोई चमत्कार हो गया है, कोई जादू हो गया है। दूसरी तरफ देखें ना, आपके सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जस्टिस गुलजार साहब थे, बेंच में कहा गया कि 200 कोटे नैब की बनानी है। वो कहां की कोटे? कुछ 40 कोटे बनाने का कहा गया था, कहां की कोटे? आपने नैब के अंदर अगर रिफॉर्मेशन लानी थी, आपने प्रोसिक्यूशन अगर बेहतर करनी थी, अगर आपने यानी इसके अंदर आपका स्टाफ मौजूद है, स्टाफ कब का अपॉइंट किया हुआ आपने, और हर एक को पता है वो सियासी जमातों के हवाले से वो लोग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं शहजाद भट्टी साहब, अब ये मामलात हैं और रिलीफ भी मिल रहे हैं, हमारे सामने जजमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स उनको भी रिलीफ मिल रहा है। आपके एक्सपीरियंस में क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट की मिली भगत के बगैर करप्शन कर सकता है? देखिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर ही तो मेन वो जो टूटी जिसके अंदर से करप्शन चलती है वही होता है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तो सेक्रेटरी होता है। अगर वो टाइट हो तो ऊपर वाला भी करप्शन नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, कोई नीचे नहीं कर सकता। तो आपने तो सारा रिलीफ ही उसको दे दिया। आपने कहा प्रोसीजरल मिस्टेक, गुड फेथ में डिसीजन, और आपने कहा जितनी कमेटी जितने बोर्ड हैं सबको निकाल दो। तो अगर ये निकल गए और आपने फिर एंड पे ये लगा दिया कि हाँ, अगर आपने उन्होंने कोई करप्शन प्रोसीड ली हो तो करप्शन प्रोसीड लेने के लिए नैब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकती, नैब के लिए बोलने वाले अब कोई नहीं है। आपने सारा कुछ ही बंद कर दिया। आपने इवन यहां तक कर दिया कि वो जो डेफिनेशन थी ज्यूरिसडिक्शन की उसको भी अमेंड कर दिया कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आगे वेयर एवर ही में भी उसको भी हटा दिया है, ताकि जो बंदे पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं उनके केसेस निकल गए। मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि 1250 केसेस जो कि रेफरेंसेस फाइल्ड हैं उसमें से 80% केसेस जो हैं वो बिल्कुल सरेंडर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और नैब आगे तो काम कर ही नहीं सकती। मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी बेसिक चीज थीम ये होती है कि करप्ट मनी, इलीगल प्रोसीड्स, वो करप्शन के पैसे होते हैं, आपने उसको भी निकाल के बाहर कर दिया है। और आपने ये कह दिया है कि जी 6 अक्टूबर से पीछे जो केसेस है वो नैब कर ले। नैब मुकम्मल ही नहीं कर सकती, जब वो आगे वाला काम नहीं करेगी कोर्ट उनको भी रिलीफ दे देगा। तो अब ना कोई नैब के लिए बोला है, ये पहला मौका मिला है मुझे, आपने दिया है कि कोई बताए कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद वाकई नहीं पता कि ये तो नैब बंद हो गई है, खत्म हो गई है, हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इस पे आपसे अगले हफ्ते तफसील के साथ एक एक क्लॉज पे आपके साथ दोबारा बात करेंगे। ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपने हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की इस हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू सुनी। बतौर पाकिस्तानी आपको एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है इन अमेंडमेंट्स के साथ? नहीं अरशद भाई, इस वक्त हालात मैं कहता हूँ बहुत खराब हैं, बल्कि मुझे तो याद आ गया है वो जनरल मुशर्रफ के एनआरओ के बाद वाली सूरत हाल 2008 में, कि मुझे तो वही सूरत हाल अभी इस वक्त नजर आ रही कि कैसे केसेस जो है वो ट्रांसफर किए गए, कैसे अपना नैब जो है डिमोरलाइज हो गया, नैब को टूथलेस किया गया, और वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था और पाकिस्तान की सियासत से बाहर होना चाहिए था, दे ऑल केम बैक इन 2008, और उन्होंने एक खास वेंजेंस के साथ इस मुल्क को दबा के लूटा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो भी मसलियतों के शिकार हो गए, चाहे बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। आप देखेंगे ये काफ़ी केसेस जो हैं वैसे ही अपनी मौत मर जाएंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई वैसा ख़त्म हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहेंगे जनरल मुशर्रफ की तरह कि मेरा ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि मैंने इस माफिया को, इन लोगों को एनआरओ दे दिया, और उसके बाद देखें ये देर बैक और मैं इनको पकड़नी, हमारा निजाम को पकड़ नहीं सका। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, कर्नल रिटायर्ड शहजाद अंती साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।